हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखते हैं चैप्टर जो आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके लेक्चर मैंने पूरे ऑलरेडी बना दिया, मतलब पढ़ा दिया मैंने पूरा इसको। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं, तो ध्यान से समझना इन क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन होते हुए एग्जाम में आने के बहुत चांस है ना, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करना। तो पहला जिसका क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होता है। आंसर हो जाता है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला जो क्वेश्चन है वो है सेकंड, फेरस सल्फेट यानी कि जो आपका आयरन होता है वो फेरस सल्फेट की वियोजन क्रिया लिखिए। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो आपका फेरस सल्फेट होता है इसका सूत्र होता है FeSO4। अब इसकी वियोजन अभिक्रिया को देखना है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होने के लिए या तो अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी, या फिर तापमान देना पड़ेगा, या फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रकाश देना पड़ेगा, है ना। तापमान का मतलब वो तापमान नहीं है, अपन को विद्युत वाला तापमान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में अपन देखा जाए तो ऊष्मा देंगे इस अभिक्रिया में तोड़ने के लिए। तो FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट, वो हरे रंग का होता है। एंड इसका अपन वियोजन करवाते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 और SO3 होते हैं वो गैस होते तो अलग हो जाएंगी, उड़ जाएंगी गैस बन के। बाकी जो आपका मिलेगा Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड, जो कि वो भूरे कलर का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि एक आपका अभिकर्मक होता है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको अपन कहते हैं वियोजन क्रिया या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, सो दोस्तों अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उनसे उपचयन न हो सके। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, बराबर। देखिए आपने देखा होगा कि चिप्स की जो थैली होती है उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको हटा दी जाती है और उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस भर देती है। नाइट्रोजन गैस होती है, उनसे क्या होता है, जो आपके खाद्य सामग्री होती है यानी चिप्स होते हैं उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो फिर इसमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी, जैसे आपका जो तेलीय पदार्थ या फिर वसा वाला जो पदार्थ होगा वो खराब नहीं होगा, वैसा का वैसा बना रहेगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, इसको समझिए, इसकी डेफिनेशन को। किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में यहाँ बदलना लिखा है, जिसका संगठन तथा गुण भिन्न हो। इसने क्या कहा, इसको समझिए वापस। किसी एक या अधिक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, मतलब एक पदार्थ होगा वो दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, यानी कि जो आपका एक पदार्थ हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, वो अन्य में बदल रहा है, दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, तब क्या होता है, उनका संगठन और गुण होता है वो भिन्न हो जाता है। अब इसको अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद अपन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए पोटेशियम आपका क्लोराइड होता है, इसको अपन गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KClO3। ठीक है, KClO3 को अपन गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद देखेंगे, एक तो आपका पोटेशियम क्लोराइड बनता है यानी कि KCl बनता है, और साथ में आपका O2 3O2 यानी कि आपकी ऑक्सीजन गैस होती है बाहर निकलती है। तो अपन कह सकते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। दोस्तों इसके बाद अपन देखेंगे छठा क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है इसका एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देखो PbNO3 होल्ट वाइज, तो लेड नाइट्रेट है इसका नाम, एंड साथ में 2Ki इसका नाम पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, जब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होता है, आपका लेड होता है वो आयोडीन के साथ अलग होगा यानी कि लेड आयोडाइड बनाएगा, एंड साथ में आपका पोटेशियम बचा है वो NO3 के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, देखिए अवक्षेपण जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जब आपकी अभिक्रिया होती है तो उसमें एक आपका उत्पाद होगा वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अवक्षेप मतलब घुलता नहीं है, ठीक है, मतलब एक तली में बैठ जाएगा, तो उसको अपन कह सकते हैं अवक्षेपण। तो ये छठा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों, नौवां क्वेश्चन देखते हैं अपन, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। तो देखो कॉपर होती है उससे अधिक सक्रिय 3 धातु कौन सी है, तो एक तो है आपकी आयरन यानी कि Fe, एक है जिंक Zn एंड तथा तीसरी है आपकी मैग्नीशियम Mg। ठीक है, तो ये कॉपर से 3 सक्रिय धातु हैं।
अगला क्वेश्चन है संगमरमर यानी कि मार्बल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि मार्बल होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है जिंक यानी कि Zn, लेड यानी कि Pb तथा कॉपर यानी कि Cu की क्रियाशीलता का क्रम बताइए या फिर लिखिए। ठीक है, तो आपको क्रियाशीलता का क्रम लिखना इस प्रकार से। अब इसने यह नहीं कहा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए घटते क्रम में लिखिए, तो आप चाहते हैं तो इसको बढ़ते क्रम में भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो इसको घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घटते क्रम में लिखा है। सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो है आपका जिंक, और इसके बाद में आपका क्रियाशील है लेड, मतलब थोड़ा कम है, और सबसे कम क्रियाशील है जो कि आपका कॉपर, मतलब इन तीनों की बात करेंगे तब। ठीक है, तो ये हो जाता है घटता क्रम। दोस्तों इसके बाद अपन देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जाता है, समझाइए। देखो अपन क्या करते हैं, कुछ पदार्थों को मिलाते तो अपन कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो कैसे पता करेंगे, तो पता करने के लिए अपन को ध्यान रखना होगा या तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, तो अपन कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, या तो अपन क्या करेंगे, पदार्थ का रंग देखेंगे, यदि रंग बदल रहा है तो फिर अपन कह सकते हैं या तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, या फिर अपन कह सकते हैं किसी गैस का निकलना, अगर गैस निकल रही है तो भी अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट ये है कि अभिक्रिया के तापमान पर अगर परिवर्तन होगा तभी अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ये आपके प्रेक्षण 4 होते इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप एग्जाम में याद करके जाइएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। जल के विद्युत अपघटन की विधि लिखिए, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, और इसके बाद में इसने लिखा नामांकित चित्र बनाइए। अब उनको समझना है इसकी विधि पहले, तो फिर इसका रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे, और नामांकित चित्र देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से दोस्तों। इस प्रकार के अपन नामांकित चित्र बनाते हैं। ठीक है, नामांकित चित्र को समझिए। एक प्लास्टिक का मग लेते हैं, प्लास्टिक के मग में नीचे जो तली होती है वहाँ पर 2 छिद्र कर देंगे। छिद्र करने के पश्चात वहाँ पर रबड़ की एक डाट लगा देते हैं, दोनों साइड है ना, मतलब दोनों छिद्र में, और उन दोनों छिद्र में डाट लगाने के पश्चात अपन ग्रेफाइट की या कार्बन की 2 रॉड लेते हैं और उन छिद्र में अंदर डालते हैं। डालने के पश्चात इसको अपन क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ देंगे। 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे अपन जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के पश्चात अपन क्या करते हैं, उस प्लास्टिक के मग के अंदर अपन पानी भर देते हैं। पानी अपन उतना भरेंगे कि जो आपकी ग्रेफाइट की रॉड होती है वो डूब जाए। ठीक है, उसके पश्चात अपन क्या करेंगे, 2 परख नली लेंगे, परख नली में भी पानी भरा होता है, उसको अपन उल्टा करके रख देंगे दोनों ग्रेफाइट की रॉड पर। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, ये बटन होता है स्विच है ना, इसको ऑन करेंगे। अब उनकी करंट होती है प्रवाहित होगी, और प्रवाहित होने के पश्चात क्या रिएक्शन होती है अपन इस डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैं पहले से नहीं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसको पढ़िए ध्यान से। विधि में क्या होगा, जो जो अपने किया है उसको लिखा गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन प्लास्टिक का एक मग लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसकी तली में 2 छिद्र कर देंगे और उनमें से रबड़ की डाट लगा देते हैं, बराबर, उनमें रबड़ की डाट लगा देते हैं। अब इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। क्या करते हैं अपन, कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, मतलब ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है इसको डाल देते हैं उन दोनों छिद्र में, और उन्हें एक 6 वोल्ट की बैटरी से अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन का सेकेंड पॉइंट है फिर मग में जल डालकर इलेक्ट्रोड को उसमें डुबो देते हैं तथा उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिला देते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को अपन दोनों कार्बन जो इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर उल्टा करके रख देते हैं, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके थोड़ी देर तक के लिए अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बनते हैं, बराबर, जो अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। अंशांकित नली मतलब जो परख नली होती है उससे जल होता है उसको विस्थापित कर देती है, वहाँ पर बुलबुले जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब दोनों परख नलियों में गैस भर जाने पर उन्हें सावधानी पूर्वक अपन हटा करके उनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाकर इन गैसों का परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आपका निष्कर्ष निकलता है, जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तथा यह गैस
दोनों परख नलियों में भर जाती है। तो आपका जो जल डाला गया था उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा जैसे प्रवाहित की तो आपका जल होगा वो एक तो हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघटन की विधि के माध्यम से जल होते हैं उससे कौन सी गैस प्राप्त होती है अपन देख सकते हैं। एक्चुअल में अपन देखा जाए तो जल होता है उसमें दो ही गैस होती है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो खत्म हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। अब अपन मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ में। ठीक है।